प्रिय दोस्तों और मेरे विज्ञान के जिज्ञासु छात्र छात्राओं, आज हम विश्व के महान वैज्ञानिकों की श्रृंखला में आपके सम्मुख चार्ल्स डार्विन के बारे में वृतांत रख रहे हैं। चार्ल्स डार्विन का जन्म सन 1809 में हुआ था और इनका जीवन काल सन 1882 तक का लिखा हुआ है। पहले सृष्टि के विकास के संबंध में लोगों में और हमारे समाज में तरह तरह की धारणाएं व्याप्त थी। पादरियों का यह ख्याल था कि विश्व की संरचना ईश्वर ने की है। इन अविश्वसनीय बातों का वैज्ञानिक ढंग से सर्वप्रथम खंडन चार्ल्स डार्विन ने ही किया था और विकासवाद यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के जनक के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने यानी कि चार्ल्स डार्विन ने अपने गहन अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि सृष्टि ईश्वर की देन नहीं अपितु करोड़ों वर्षों के क्रमिक विकास का ही परिणाम है। उन्होंने 5 वर्षों तक यानी कि 1831 से लेकर और 1836 तक उन्होंने बीगल नामक जहाज़ पर प्रकृति वेत्ता की हैसियत से यात्रा की और जीव जंतुओं का निरीक्षण कर 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी जिनका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ यानी कि जातियों की उत्पत्ति और दूसरी पुस्तक का नाम था डिसेंट ऑफ मैन यानी कि मानव का अवतरण। तो दोस्तों, डार्विन ने अपने विचारों में हर जीवधारी विकास की श्रृंखला से आबद्ध होने का बताया है और यह कहा है कि आज जो मानव स्वरूप हमारे सामने है वह अनेकों वर्षों का क्रमिक विकास का ही परिणाम है। डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को श्रेयूसबरी इंग्लैंड के एक सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता शेरवा डार्विन एक मशहूर चिकित्सक तथा रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे। चार्ल्स की प्रारंभिक पढ़ाई श्रेयूसबरी में ही हुई। पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था। डार्विन ने अपनी स्कूली दिनों के बारे में स्वयं ही लिखा है, अभी मैं 8 वर्ष का ही था कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई और इसी वर्ष बसंत में मुझे श्रेयूसबरी में पास के ही एक स्कूल में भर्ती करा दिया गया। यही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा है कि पढ़ाई में मुझे अपनी छोटी बहन कैथरीन से कमज़ोर माना जाता था एवं मेरा यह भी विश्वास है कि मैं खुद एक नटखट बालक था। यहीं मुझ में प्रकृति की ओर झुकाव पैदा हुआ, विशेषकर प्राणियों के संग्रह करने का। मैं हर पौधे का नाम जानने की चेष्टा करता था एवं जीवों के साथ साथ खनिजों और सिक्कों आदि का संग्रह भी करता था। यह संग्रह भाव मुझ में मेरे बड़े भाई बहन
अन्य किसी में यह स्वभाव नहीं था। पता नहीं क्यों आरंभ से ही मैं पौधों की विभिन्नता की ओर आकर्षित हो गया था। मुझे याद है कि मैंने अपने एक मित्र से कहा था कि मैं रंगीन पानी से पौधों को सींचकर फूल उत्पन्न कर सकता हूँ। हालांकि यह मेरी एक कोरी परिकल्पना ही थी। इसके साथ ही मुझे पक्षियों के अंडे संग्रह करने का भी चाव था, परंतु मैंने घोंसलों से कभी अंडे नहीं निकाले। मुझे मछलियां मारने में भी काफ़ी आनंद आता था। पिता ने चार्ल्स के इस शौक़ से चिढ़कर कहा था, तुम कुत्ते और बिल्ली पकड़ने के सिवाय किसी की परवाह नहीं करते हो। तुम अपने परिवार के लिए कलंक हो। लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्कूल से असंतोषजनक रिपोर्ट मिली और अंत में पिताजी ने स्कूल भी छुड़वा दिया। पिता तो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। 16 वर्ष की उम्र में उसे एडिनबरा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ भी 2 वर्ष बेकार कर दिए, क्योंकि चार्ल्स वनस्पतियों जंतुओं के संग्रह करने में ही रुचि लेता था। पढ़ाई की ओर इनका कोई ध्यान नहीं था। निराश होकर पिता ने सोचा, चलो चार्ल्स डॉक्टर नहीं बन सका तो ना सही, चर्च का पादरी भी बन जाए तो गनीमत होगी। धार्मिक पढ़ाई के लिए उसे कैम्ब्रिज भेज दिया गया। अब कैम्ब्रिज में उनका परिचय वनस्पति शास्त्री हेंस्लो से हुआ, जो निश्चय ही उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। हेंस्लो से डार्विन को प्राकृतिक विषयों की बहुत अच्छी और उच्च शिक्षा मिली तथा उसका अन्य प्रकृतिविदों से परिचय भी हो गया था। इंग्लैंड से बीगल नामक जहाज़ विश्व यात्रा पर जाने वाला था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों की जांच पड़ताल करना था। उस जहाज़ पर कैप्टन फिट्ज़रॉय के साथ प्रकृति अन्वेषक के रूप में डार्विन को यात्रा करने का मौका मिल गया। यह सारी व्यवस्था हेंस्लो के प्रयास से ही संभव हो सकी। 27 दिसंबर सन 1831 को डेवनपोर्ट बंदरगाह से डार्विन विश्व यात्रा के लिए बीगल पर सवार होकर गुजरे। वहीं अपने अनुभवों, वहाँ की वनस्पतियों, जंतुओं का विवरण लिखते गए और 1836 में डार्विन पुनः इंग्लैंड लौटे। डार्विन की यात्रा के बारे में लोग जानने को बहुत उत्सुक थे, अतः उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, जिनके बारे में तथा उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का विवरण आप पहले ही सुन चुके हैं। डार्विन के विचार जब पुस्तक में प्रकाशित हुए, तब धर्मांध पादरी खूब चिढ़े और उनको कुछ असामान्यता लगी। उन्हें भला बुरा कहने लगे। लोग डार्विन को बंदर की औलाद तक कहते थे, क्योंकि डार्विन ने बताया था कि
वानर जाति से मानव विकसित हुआ है। डार्विन अपने सिद्धांत पर अड़े रहे। फिर विरोधों का अंत हुआ और डार्विन के विकासवाद को पुनः मान्यता मिल गई। सन 1839 में रॉयल सोसाइटी ने डार्विन को अपना सदस्य मनोनीत कर लिया। तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं ने डार्विन का बहुत सम्मान किया और वर्ष 1882 में सारी दुनिया में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। उनके विचारों पर गोष्ठियाँ इत्यादि आयोजित की गई और उनके पर्चे पढ़े गए। तो मित्रों और दोस्तों, यह वृतांत था चार्ल्स डार्विन, जिनको कि विकासवाद का संस्थापक माना गया। उनके बारे में आपको बताया गया। आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स और सब्सक्राइब के रूप में अपने मित्रों को भी बताने का कष्ट करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करें और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप भी चार्ल्स डार्विन और इन्हीं महान वैज्ञानिकों की श्रृंखला में अपना नाम दर्ज करें। धन्यवाद। आज तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपको एक विश्व के महान वैज्ञानिक जो कि रत्न कहे जाते हैं उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।